Hello students, welcome back to our channel. Today we will study science from class 6 and the chapter is separation of substances, the fourth chapter of the textbook. So let's start the chapter. Separation of substances. Separation यानी वर्गीकरण, बांटना. Of substances यानी पदार्थों का वर्गीकरण. Classification of substances कह सकते हैं. तो किसी सबस्टेंस को किसी पदार्थ को कैसे अलग कर सकते हैं, उनके फीचर्स, उनके गुण के, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. तो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको आज सेपरेट करेंगे. लेकिन सेपरेट करने का प्रोसेस क्या है, सेपरेट करने का आइडिया क्या होगा, किस क्राइटेरिया से हम उसको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, ये याद हम जानेंगे. चलिए, वी यूज द नंबर ऑफ मटेरियल्स डेली. हम कई सारे पदार्थों का प्रयोग करते हैं रोज, सच एज मिल्क, water, sugar, salt, pulses, grains, fruits and vegetables. जैसे दूध है, जल यानी शुगर, चीनी, सॉल्ट नमक, पल्सेस दाल, ग्रेन्स अनाज, फ्रूट्स फल और वेजिटेबल सब्जियां. तो इन सब का प्रयोग, इन सब पदार्थों का प्रयोग हम रोज करते हैं. सम ऑफ द सबस्टेंसेस वी यूज आर प्योर सबस्टेंसेस. कुछ सबस्टेंसेस ऐसे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि प्योर सबस्टेंस मतलब शुद्ध पदार्थ. अब आप सोचोगे सर शुद्ध पदार्थ क्या है, प्योर सबस्टेंस क्या है? प्योर सबस्टेंस वही है जिसके मॉलिक्यूल, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किसी पदार्थ में जो अणु होते हैं, अगर एक ही टाइप के अणु हैं, सारे एक ही टाइप के मॉलिक्यूल उसमें अवेलेबल हैं, तब वो क्या है, प्योर सबस्टेंस है. लेकिन प्योर सबस्टेंस तब नहीं है जब उसमें एक शुगर के अंदर कुछ और भी मिला हुआ है. मान लीजिए शुगर और चीनी का मिश्रण है, यानी जैगरी और शुगर का मिश्रण है, गुड़ और चीनी का. तो गुड़ और चीनी का मिश्रण है और एक आपने गुड़ के आकार में उसका मिश्रण तैयार किया, चीनी का और गुड़ का. तो जब आपने मिश्रण तैयार किया तो अब आप उसमें देखेंगे कि दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें. एक है शुगर का मॉलिक्यूल और दूसरा है जैगरी का मॉलिक्यूल. मतलब एक है चीनी का अणु और दूसरा क्या है, गुड़ का अणु. तब उसमें आप कह सकते हैं कि दैट इज नॉट अ प्योर सबस्टेंस. वो प्योर सबस्टेंस नहीं है, क्योंकि उसमें एक टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं, उसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं. तो हमने अभी क्या बताया कि आप कभी भी अगर सबस्टेंस को जांचना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि वो प्योर सबस्टेंस है या नहीं है, देन आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि क्या उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो एक ही टाइप के हैं या अलग अलग टाइप के हैं. इट मीन्स कि वो कहीं मिश्रण तो नहीं है, किसी दूसरे सबस्टेंस से तो नहीं मिलकर बना है, ये हमें जानना होगा. एक ही टाइप के सबस्टेंस से, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बनकर बना होगा तो वो प्योर सबस्टेंस होगा. इन अदर वर्ड्स दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली. मतलब एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बनकर तैयार हुआ जो आपका मटेरियल होगा वो प्योर सबस्टेंस होगा. वेरी फ्यू प्योर सबस्टेंस आर फाउंड इन नेचर. यानी प्रकृति में बहुत कम ही ऐसे सबस्टेंसेस हैं जो कि क्या है, प्योर है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वी यूज इन डेली लाइफ आर मिक्सचर. अधिकतर जो चीजें हैं हम यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, दैट आर मिक्सचर्स. वो क्या है, मिश्रण है. दैट आर नॉट प्योर सबस्टेंसेस एट ऑल. अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स. एक मिक्सचर जो होता है, मिश्रण जो होता है, एक कॉम्बिनेशन है ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स. दो या दो से अधिक पार्टिकल्स का क्या है, मिश्रण है. और मोर सबस्टेंस दैट मिक्स टुगेदर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस. दो या दो से अधिक सबस्टेंस का मिश्रण दैट मिक्स टुगेदर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस. बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के मिले दो मिश्रण क्या है, मिक्सचर. मिले दो सबस्टेंसेस ऐसे जैसे कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुई और आपस में दोनों मिल गए तो क्या हो गए, विदाउट एनी रिएक्शन, कोई बिना प्रक्रिया किए, वो क्या है, मिश्रण है. ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सबस्टेंसेस. और जैसा कि हमने बताया कि जब एक मिश्रण में दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो प्योर कैसे हुए, दे आर नॉट प्योर एट ऑल. सो हम कह सकते हैं कि वो जितने भी मिक्सचर्स होते हैं दे आर नॉट प्योर सबस्टेंसेस बिकॉज दे कंटेन मोर देन आर काइंड ऑफ पार्टिकल्स. क्योंकि एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से अधिक पार्टिकल्स उसमें होते हैं. मतलब एक प्रकार के पार्टिकल्स उसमें नहीं पाए जाते, अधिक पाए जाते हैं. एक प्रकार से ज्यादा पाए जाते हैं, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, जितने भी मिक्सचर्स उसमें मिले होंगे, जितने भी सबस्टेंसेस, तो उतने प्रकार के अणु उसमें पाए जाएंगे. कि वो प्योर सबस्टेंस नहीं है. प्योर सबस्टेंसेस की एक शर्त है और वही शर्त अगर अप्लाई होगी तो प्योर सबस्टेंस है कि अणु जो होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, एक ही टाइप के होंगे. अगर दो टाइप के, तीन टाइप के होंगे तो फिर वो प्योर सबस्टेंस नहीं कहलाता है. द प्योर सबस्टेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. जो प्योर सबस्टेंस है जिसमें कुछ मिक्सचर मिला होता है, कोई और मॉलिक्यूल मिला, उसे बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. कोई मिश्रण है जैसे शुगर का और H2O यानी जल का मिश्रण है,
चीनी का और जल का मिश्रण है, तो आप शुगर को क्या कहेंगे? शुगर को आप बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ये H2O यानी जल को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ आर मिक्सचर। और अधिक अभी हम पहले भी राइटर में बताया है कि जो भी हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं अधिकतर वो मिक्सचर है, अधिकतर वो मिश्रण है। मतलब उसमें एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते, एक से अधिक टाइप के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स आर, एग्जांपल्स कुछ दिए गए मिक्सचर्स के, हमें नहीं लगता आपको एग्जांपल्स की जरूरत है, लेकिन फिर भी कोल्ड कॉफी, मिक्सचर्स ऑफ मिल्क, शुगर, कॉफी। कॉफी किससे मिलकर तैयार हुई है? मेनली बताया गया कि मिल्क डाला जाता है, शुगर और कॉफी डाला जाता है, हालांकि बहुत सारी चीजें डाली जाती है। तो ये क्या हुआ? मिक्सचर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। हवा जो है विभिन्न प्रकार की गैसों से क्या बनी है? मिलकर बनी। तो एयर भी क्या है? एक मिक्सचर है। मिल्क इज मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिल्क में बहुत सारी चीजें पाई जाती है ना, उसे इसलिए संपूर्ण आहार के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या है? फैट्स, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो ये भी क्या हुआ? एक मिक्सचर हुआ। इसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं, ये बहुत सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस डाला भी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी ये नेचुरली क्या है? ये मिक्सचर्स हैं। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें दी गई हैं। लेमनेड इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर, वाटर, लेमन जूस एंड सॉल्ट। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, फाइनली हम उस टॉपिक पे आएंगे जिस पर ये चैप्टर बेस्ड है। सब्सटेंस को हम सेपरेट कैसे करेंगे, कैसे अलग करेंगे, कैसे वर्गीकृत करेंगे, और उसी के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। सेपरेशन मींस रिमूविंग वन थिंग फ्रॉम अदर। सेपरेशन मींस किसी एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना। दो चीजें आपस में मिली हुई हैं, उनमें से कोई एक चीज आपको चाहिए और जो चीज चाहिए उसमें दूसरी वाली चीज मिली हुई ना हो। सपोज दैट चीनी में आपके दाल मिली हुई है, ठीक है, आपकी पल्स जो है, शुगर जो है एक साथ मिल चुकी है, और आपको चाहिए फिलहाल चाय बनाने के लिए चीनी। लेकिन चीनी आप जब लेते हैं तो आपकी चीनी के साथ साथ दाल आ जाती है, तो दाल थोड़ी ना डालेंगे चीनी, तो उसे सेपरेट कैसे करें? उसे सेपरेट कैसे करें वही चीज जानना है आपको। किसी भी मिश्रण में से क्या करना होगा? आपको एक ही टाइप का सब्सटेंस निकालना होगा। चलिए, वी स्ट्रेन टी टू रिमूव द टी लीव्स विद स्ट्रेनर। स्ट्रेनर जो होती है, छन्नी आपकी जो होती है, छन्नी जो होती है उससे आप चाय को क्या बोलते हैं? छानते हैं। क्यों छानते हैं? ताकि टी लीव्स जो हैं, चाय पत्ती जो है आपके स्ट्रेनर में रह जाए और चाय जो होगी आपके कप में चली जाए, है ना। तो वो क्या हुआ? एक सेपरेशन हुआ। वी चर्न मिल्क टू सेपरेट बटर, वी रिमूव क्रीम फ्रॉम मिल्क टू मेक इट हेल्थियर फॉर एडल्ट्स। यू मस्ट हैव ऑफ्टन रिमूव्ड ग्रीन चिलीज और करी पत्ता वेयर सर्व्ड विद पोहा और उपमा। जब पोहा बनता है उसमें तेज पत्ता डाला जाता है ना, तेज पत्ता जब हम डालते हैं तो उसको फिर खाते वक्त क्या करते हैं? उसको भी खा जाते हैं? नहीं, हम उसको क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, उसको निकाल कर दूर रख देते हैं, तब हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हुआ? दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर सेपरेशन। We separate out vegetables from or fruits from a basket by simply picking out one kind and placing them in a separate container. जो आप मार्केट जाते हैं, सब्जियां लाते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक ही टाइप की सब्जी आप लाते होंगे। आप धनिया भी लाते होंगे, आप कद्दू भी लाते होंगे, आप पोटैटो भी लाते होंगे, अनियन भी लाते होंगे, है ना। तो उन सब चीज़ों को एक साथ एक कंटेनर में रखते होंगे। लेकिन अगर आपको कद्दू की सब्जी बनानी है तो आप कद्दू ही निकालेंगे। अगर मान लीजिए लौकी भी साथ है तो लौकी तो वही रहेगा ना। तो आप क्या करते हैं? कद्दू को पिक कर लेते हो, कद्दू की सब्जी बन जाती है। फिर आपको क्या करना है? नेक्स्ट डे आपको लौकी की बनानी है, तो लौकी की सब्जी बनानी है, तो आपने लौकी को पिक कर लिया, फिर पोटैटो वगैरह यूज़ किया, तो सबको अलग अलग यूज़ करते हैं ना। तो ये भी क्या हुआ कि आपने अंदर टाइप की जो सब्जियां थी उसमें पड़ी रहने दी, और जो स्पेसिफिक जो आपको बनानी थी वो आपने निकाल दी। तो ये भी एक सेपरेशन का एग्जाम्पल है। वी सेपरेट सेपरेटिंग आउट बिग आइटम्स इज इजी। लेकिन किसी भी बड़े पदार्थ को, बड़े मटेरियल को निकालना बड़ा आसान है, सेपरेट करना। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल चीजें आ जाए, आपस में मिल जाए, जैसे चीनी और नमक मिल जाए आपस में, तो निकालना कठिन है। उस हिसाब से समझेंगे। हालांकि कुछ कठिन नहीं होता, आपको बस स्ट्रेनर लेना है और बस मूव करना है, अलग हो जाएगा। लेकिन चीजें थोड़ा कठिन होती हैं अगर वो दोनों साइज में समान है, यानी इक्वल है तो। बट व्हाट इफ वी हैव टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर एंड मड फ्रॉम वाटर। अगर मड यानी कीचड़ को पानी से अलग करना हो तो कठिन है। और कैन यू रिमूव इट बाय पिकिंग? इम्पॉसिबल। कह रहा है कि क्या आप पिकिंग मेथड, जैसे आपने पिक कर लिया था, अभी कद्दू को उठा लिया आपने कई सारी चीज़ों को अलग कर दिया, क्या आप मड यानी कीचड़ को जल से अलग कर सकते हैं बाय पिकिंग मेथड? बोलता है राइटर इम्पॉसिबल, असंभव है यार, आप सोच भी नहीं सकते। नीड ऑफ सेपरेशन, कह रहा है राइटर कि आखिर सेपरेशन की आवश्यकता क्यों है हमें? क्या रीजन है जो हमें सेपरेट करना जरूरी है?
चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। We need to separate substances from mixtures from several regions. कई सारे regions हैं, these are some regions, important regions, to remove undesirable constituents. अनडिजायरेबल जो आपकी इच्छा नहीं है उनसे क्या करते हैं, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स जिसका प्रयोग नहीं है। रिमूविंग टी लीव्स फ्रॉम टी, रिमूविंग करी पत्ता फ्रॉम डिशेज, जैसे टी लीव से निकाला आपने चाय पत्ती को चाय से निकालना, तेज पत्ते को आपने भोजन से निकालना। जो यूजफुल है उसे आप रखते हैं, जो यूजफुल नहीं है, नॉन यूजफुल है, उसे आप बाहर करते हैं। तो टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स जैसे चर्निंग मिल्क टू बटर, सेपरेटिंग पेट्रोल एंड केरोसिन फ्रॉम क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है उसमें से निकाला जाता है, पेट्रोल पहले निकाला जाता है, फिर उसके बाद डीजल, उसके बाद केरोसिन, ये तीनों अलग अलग निकाले जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं उसी रॉ मटेरियल से। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अब सेपरेशन के मेथड्स बताए गए हैं और वेरियस टाइप के सेपरेशन मेथड से आइए जानते हैं। The separation of a component from a mixture is carried out on the principle of each component had a unique property which is not shared by any other component. Actually होता क्या है, जब कोई दो सबस्टेंस या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस आपस में मिले होते हैं, यानी मिक्सचर बना होता है, जाहिर सी बात है जब दो कंपोनेंट आपस में मिलेंगे तो मिक्सचर तैयार होगा। तो उनको अलग करने के लिए सबसे पहले देखना होगा आपको शेप, फिर साइज, फिर कलर, फिर उसके बाद उसके फीचर्स, घुलनशील है, नॉन सोल्यूबल है, नॉन सोल्यूबल है, ये देखना होगा। ये सारे फीचर्स आपको समझने होंगे, उसके बाद आप सेपरेशन मेथड दिमाग में आपके आएगा आइडिया कि इस सेपरेशन मेथड से हम कर सकते हैं, क्योंकि वी ऑल हैव वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स फॉर सेपरेशन। सो अभी क्या करना है, हमें जानना है कि उसका कलर क्या है एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दैट कंपोनेंट एंड व्हाट इज द इफ दैट सोल्यूबल और नॉट। If that is soluble, it's easy. If that is not soluble, it's hard to separate. Okay. Hand picking. Hand picking method दिया गया सबसे पहले। Hand picking means to take out by hand. Hand picking मतलब हाथ से उठा लेना। This method is commonly used at home for separating undesirable substances from useful ones. जैसे चावल से कंकड़ निकालना hand picking method से हो जाता है तकरीबन। So ये hand picking का example है। This is possible because the size, shape and color of undesirable substance is different. आप चावल से कंकड़ को निकाल लेते हैं क्योंकि कलर दोनों का अलग है, कंकड़ का ब्लैक में होता है मैक्सिमम, और जो आपका राइस है, चावल जो है वो आपका व्हाइट है, तो आप कलर के बेस पर उसे निकाल लेते हैं। तो साइज, शेप और कलर अनडिजायरेबल सब्सटेंस का अलग होना चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज नॉट वेरी लार्ज, और अगर इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा है, अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा, तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हैंड पिकिंग आप कितना करेंगे, आप आधे घंटे हैंड पिकिंग कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे उतने में तो फिर आपको बहुत सारे काम छोड़कर करने होंगे, ऐसा ना। तो जो कंपोनेंट की जो इम्प्योरिटीज है, जैसे वो चावल में कंकड़ को आप इम्प्योरिटीज मान सकते हैं, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हैंड पिकिंग मेथड से अगर आप करना चाहते हैं तो सेपरेट। सीविंग मेथड, यू मस्ट ऑफ्टन सीन योर मदर सीविंग आटा बिफोर मेकिंग चपातीज। रोटी बनाने से पहले सीविंग मेथड से मम्मी लोग क्या करती हैं, आटे को चालती हैं। She does this to remove bran and other impurities present in आटा। तो इससे क्या होता है, जो ब्रांड होता है, यानी जो चोकर होता है, वो निकल जाता है और बहुत सारी impurities क्या होती हैं, निकल जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं आटे से। We use this method to separate constituents of mixture having particles of different size। ये साइज, सीविंग मेथड में साइज मैटर करता है। अगर साइज बहुत छोटा नहीं है तो आपका क्या होगा, वो ऊपर रह जाएगा, सीवर के ऊपर रह जाएगा। लेकिन अगर बात करें साइज के बड़े होने की, तो अगर जगह से ज़्यादा बड़ा है तो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन जगह से ज़्यादा छोटा है तो सीविंग मेथड से आटे के साथ नीचे चला जा सकता है। देखा होगा आपने, कुछ चोकर के कंपोनेंट्स जो होते हैं नीचे आ जाते हैं, ब्रांड के जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं आटे के साथ नीचे चले जाते हैं आपके सीविंग मेथड में। तो ये कह सकते हैं कि साइज मैटर करता है सीविंग मेथड में। हैंड पिकिंग मेथड में कलर मैटर करता है, सीविंग मेथड में आपका साइज मैटर करता है। चलिए, थ्रेशिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट, यानी गेहूं की फसल की कटाई के बाद, और राइस ग्रेन्स है, चावल की कटाई के बाद, द ग्रेन्स हैव टू सेपरेट। ग्रेन्स मतलब अनाज जो उन्हें अलग करना होता है। यू मस्ट हैव सीन व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स इन बंडल्स। आपने बंडल्स में धान और गेहूं को पड़े हुए देखा होगा। The grains are separated from stalks by a process called threshing। वो जो अनाज में होता है उसके तने के साथ जो जुड़ा होता है गेहूं, उसको थ्रेशिंग मशीन से क्या करते हैं, थ्रेशर मशीन से अलग करते हैं। This is done by beating the stalks on hard surface to free the grain। जैसे चावल की बात करें तो उसे किसी बड़े से पत्थर पे क्या होता है, पटका जाता है, तब चावल अलग हो जाता है और आपके
तने हैं और आपके हाथ में रह जाते हैं। ट्रेडिशनली थ्रेशिंग वाज कैरिड आउट बाय मेकिंग ऑक्सन और डंकीज। पहले क्या होता था, ये जो थ्रेशिंग का वाला वर्क है ये पहले डंकीज और बुलक्स करते थे, यानी बंदरों से और बुलक्स यानी बैलों से कराया जाता था। सर्कुलर वे, सर्कुलर गोल गोल आपको घूमना पड़ता। फिर है विनोइंग मेथड। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर थ्रेशिंग इज रिमूवल ऑफ ग्रेन फ्रॉम द हस्क। विनोइंग मेथड में क्या होता है, जो आपका कचरा होता है अनाज के साथ उसको अलग करने में क्या है विनोइंग मेथड भी यूजफुल होता है। द ग्रेन्स आर हैवियर देन द हस्क। इसमें वेट मायने रखता है। विनोइंग मेथड में क्या मायने रखता है, विनोइंग मेथड में मायने रखता है आपका वेट। अगर विनोइंग मेथड देखा जाए तो जो हवा चलती है तो विनोइंग मेथड में उसको ऊपर से कुछ ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, हस्क और ग्रेन एक साथ। तो जो हस्क होते हैं वो हल्के होते हैं तो कुछ दूर जाके गिरते हैं, लेकिन ग्रेन्स में वेट होता है, भार होता है तो ये सीधे जाके गिरते हैं। तो विनोइंग मेथड में विनोइंग मेथड में आपको क्या ध्यान देना होगा कि जो दो कंपोनेंट्स हैं उसमें से एक का वेट ज्यादा होना चाहिए, एक का वेट एकदम कम होना चाहिए। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन एक लिक्विड फॉर्म को सेपरेट करने के लिए बताया गया है। इससे पहले हम लोग सॉलिड फॉर्म को क्या कर रहे थे, सॉलिड जो स्टेट ऑफ मैटर है उसके बारे में पढ़ रहे थे। सेडिमेंटेशन पढ़ते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सेपरेट कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर बाय सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग एंड विनोइंग। कभी-कभी होता है कि साधारण जो हैंड पिकिंग मेथड है और विनोइंग मेथड है, ऐसे मेथड से काम नहीं चलता। तो क्या होता है, दिस इज स्पेशली ट्रू इफ द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ मिले हैं, यानी लिक्विड अगर अवेलेबल है, सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा। दिस मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। इनसॉल्युबल सॉलिड जो है अघुलनशील, इनसॉल्युबल मींस अघुलनशील, जो घुल नहीं सकते। इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं फ्रॉम लिक्विड्स, लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड्स को निकालना। सेडिमेंटेशन द प्रोसेस व्हिच हैवियर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्युबल सॉलिड सेटल डाउन इन लिक्विड। आप कभी देखा होगा कि जो जिस जल में कचरा होता है कुछ देर उस जल को रख दीजिए तो कचरा जो होता है आपके क्या होता है बॉटम में, यानी उस ग्लास के बॉटम में चला जाता है, एकदम गहराई में नीचे चला जाता है और पानी ऊपर आपका साफ रह जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। फिर पढ़ता है डिकेंटेशन। क्या है, द पोरिंग आउट ऑफ द क्लियर लिक्विड फ्रॉम सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब देखो जो लिक्विड है वो साफ हो चुका है और जो इंप्योरिटीज है, अशुद्धता है, वो नीचे जा चुकी है, तो उसको पलटना किसी दूसरे बर्तन में, उसे बोलते हैं डिकेंटेशन। क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। अब क्या होगा, कचरा इस ग्लास में रह जाएगा और शुद्ध जल दूसरे ग्लास में, दूसरे बर्तन में पहुंच जाएगा, इसे डिकेंटेशन बोलते हैं। और फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन तो जग जाएगा, फिल्ट्रेशन सभी जानते हैं ना। It is another method for removing some suspended impurities from a liquid. इसी लिक्विड से अशुद्ध impurities को निकालने के लिए ये एक ऐसा मेथड है जो सबसे कामयाब है। Filtration is a process by which an insoluble solid is removed from a liquid by allowing the liquid to pass through filter paper or muslin cloth। इसी फिल्टर पेपर के सहारे या मसलिन क्लॉथ के सहारे फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है, impurities आधे में रुक जाती है और जल नीचे चला जाता है, जैसे विनोइंग मेथड में होता है। इवेपोरेशन पढ़ते हैं। इवेपोरेशन इज वाष्पीकरण। इन ऑल द अबव एग्जांपल्स वी सेपरेटेड वेरियस कंपोनेंट्स व्हिच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अभी हम लोगों ने उन सॉल्युबल को अलग किया, उन विलयनों को अलग किया जो कि अविलयन थे, मतलब अघुलनशील थे, घुलनशील नहीं थे जल में। लेकिन अब क्या करते हैं, इवेपोरेशन यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड डिस्टॉल्व्ड इन लिक्विड। अगर क्या करोगे, सॉलिड अगर जल में मिल गया तो मान लो शुगर है आपके जल में घुल चुका है, अब कैसे अलग करोगे, आप उसको छान भी नहीं सकते, आप इसको विनोइंग मेथड से भी हैंड पिकिंग तो कर नहीं सकते, पकड़ने से रहे, तो करोगे क्या, तो करना क्या है, करना है आपको इवेपोरेशन। क्या करना है, इवेपोरेशन। लेकिन हाँ, इवेपोरेशन में आप हमेशा लिक्विड फॉर्म को आपको क्या करना है, स्टीम फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आप खो देंगे, आप एक कंपोनेंट को खो देंगे, जो आपका सॉलिड है वही बचेगा, जो लिक्विड है वो स्टीम बनकर उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा इवेपोरेशन फॉर्म में, यानी कि वेपर बनकर उड़ जाएगा। तो क्या होता है, evaporation of water takes place partially when it presents this material used to large scale to get salt from sea water। आपको पता भी होगा कि नमक जो होता है समुद्र से प्राप्त होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, as we all know that। तो उसमें क्या होता है, उस जल को बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है, और जब उस जल को उबालते हैं तो सारा जल वाष्प बनकर यानी स्टीम बनकर उड़ जाता है, एंड बचता क्या है, नमक बचता है उसमें, जो कंपोनेंट मिक्सचर है। तो क्या होता है, इवेपोरेशन में जो आपका लिक्विड है वो स्टीम बनकर उड़ जाता है, और जो आपका सॉलिड है, जो सोल्यूबल है, जो घुल चुका है, वो अब आपके
उसमें आपके यूटेंसिल में आपके बर्तन को संग्रहित इकट्ठा बच जाता है। ये था इवेपोरेशन। आइए कंडेंसेशन पढ़ते हैं। When steam or water vapors come in contact with the cold surface, is changed into water droplets. The change of water vapors into water is called condensation. वाटर वेपर को फिर से पानी में बदलना, यानी वाटर वेपर जो होते हैं ठंडे होते हैं, तो जब आप टेम्परेचर देंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। हमारे साथ बोलिए, द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर, द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, सॉल्युबिलिटी क्या है? घुलनशीलता क्या है? The solubility of a substance is the amount of substance that dissolve in a given amount of solvent at a particular temperature. Solubility क्या है कि एक नियमित यानी एक कैलकुलेटेड लिक्विड होगा और एक कैलकुलेटेड सॉलिड होगा और दोनों की मात्रा मतलब फिक्स है और उसको मिलाया जाएगा और टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा। दोनों सॉल्यूबल की क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए और दोनों सॉल्यूबल का टेम्परेचर कितने टेम्परेचर में घोला जाएगा ये भी फिक्स होना चाहिए। यही सॉल्युबिलिटी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन बी dissolved in 100 grams of water given a temperature is known as solubility of substance in water at temperature. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो जो कि कैन बी dissolved in 100 grams, कम से कम 100 ग्राम में क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज solubility of substance in water at the temperature। और उसके बाद कुछ चीजें बची हैं, जैसे लेट अस टेक सम वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में कुछ जल लीजिए। Keep adding sugar in the water and start till no more sugar can be dissolved in it. आप एक स्पून डालेंगे तो लगेगा कि हाँ घुल जाएगा, 2 स्पून डालो लगता है घुल जाएगा, तीसरा स्पून डाल दिया लगता है घुल जाएगा, फिर जब चौथा पांचवा डालने लगे तो ऐसा लगा कि अब नहीं घुल सकता। तो कहने का मतलब है कि दोनों को यानी कि जो आपका सॉलिड है और जो लिक्विड है दोनों का टेम्परेचर जो फिक्स होना चाहिए। दोनों का टेम्परेचर यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर एक ही रहेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी मायने रखती है कि जल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, जल की मात्रा इतनी होनी चाहिए और जो आपकी चीनी है उसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए। अगर शुगर का लेवल जो है बहुत ज़्यादा है और लिक्विड का फॉर्म जो है बहुत कम है, जल की मात्रा बहुत कम है, तो हम उन दोनों को नहीं घोल सकते। घोलने का मतलब ये है कि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, वो सेमी लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड सा रहेगा लेकिन वो लिक्विड ना भी रहेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिक्विड नहीं होती हैं, यू नो बटर जैसी चीज़ें बन जाएंगी, बटर आप जानते हैं ना, कर्ड दही जैसी चीजें बन जाएंगी, वो एक लिक्विड यानी सोल्यूबल नहीं है, वो लिक्विड नहीं बन पा रहा है। ओके, फिर यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। और ये सेपरेशन से रिलेटेड ये जो चैप्टर है इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा विनोइंग मेथड और सेपरेशन किस पर बेस्ड है। जैसे पहला जो था कलर पे बेस्ड था, दूसरा साइज पे बेस्ड था, तीसरा वेट पे बेस्ड था, फिर चौथे में हम लोगों ने क्या किया, चौथे में हमने हस्क को ग्रेन से अलग किया थ्रेशिंग मेथड से। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यार ये तो हम लोग सॉलिड ही अलग कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिक्विड को सॉलिड से अलग कराया जो कि सोल्यूबल नहीं थे, इनसोल्यूबल थे। फिर हमने पता चला यार सोल्यूबल हो गया, अगर घुल गया, अगर कोई सॉलिड अगर जल में तो कैसे अलग करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे। यही सारी चीजें हम लोगों ने फिलहाल पढ़ी। कंडेंसेशन वगैरह भी पढ़ लीजिएगा। फिल्ट्रेशन तो बहुत शानदार चीज थी, आप लोगों ने भी पढ़ा, हमें लगता है बहुत मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।